द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे कलाकार से जो कि आकाशवाणी विभाग की एक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, रेडियो प्रोग्राम हेड भी हैं और साथ में गीत संगीत का भी शौक रखते हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत भी गाते हैं और बहुत बड़े फैन भी हैं। मैं उनसे बात करके उनके विचारों को और उनके काबिलियत को और उनको आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो राजेश भट्ट जी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी और मैं आज दर्शकों को बताना चाहती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जो है गीत संगीत की तरफ रुझान कैसे बढ़ा। धन्यवाद। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। जो आपने सवाल किया तो इसका मैं यही कहना चाहूँगा कि संगीत हमारे अपने बचपन से ही सुनता आ रहा था, तो वो हमारे खून में एक तरह से आ गया था। हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से संगीत की सेवा की जा रही थी। हमारे पिताजी जो है वो खुद भी एक अच्छे हारमोनियम वादक थे, गायक थे जी। और उन्होंने हमेशा हम सब भाइयों के बीच में ये बात ज़रूर डाली कि संगीत को ज़रूर सीखो आप। तो लगभग हम सभी भाई जो है सभी उज्जैन में हम लोग का जो पालन पोषण हुआ, तो हम लोग चाहे कोई कोर्स कर रहे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन म्यूजिक स्कूल शाम को रोजाना जाते थे सभी भाई लोग जी। तो ये एक जिसको बोलते हैं कि जो शुरुआत हमने देखी, मैं चूंकि 7 भाइयों में सबसे छोटा था जी। तो मुझे पिताजी के साथ साथ अपने बड़े भाइयों का भी मार्गदर्शन मिला और घर में संगीत का भरपूर माहौल था और सब लोग, हमारे सब भाई लोग गाते भी थे और घर में सब वाद्य संगीत के हमारे घर में मौजूद थे, हारमोनियम, तबला, इसके अलावा कई ऐसे वाद्य थे, दिलरुबा, जो कि मतलब ऐसे आमतौर पे बहुत कम पाया जाता है, संतूर, ये सारे वाद्य हमारे घर में एक संगीत कक्ष था, वहाँ हमेशा तैयार मिलते थे। तो कभी भी किसी भी वाद्य पे हम लोग बैठ जाया करते थे, तो लगभग सभी भाइयों को कुछ न कुछ बजाना भी आता था और गाते भी थे। उनका यही कहना था कि आपको कोई भी नौकरी करनी हो, कोई भी काम करना हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन संगीत एक ऐसा धागा था जिसने हम सातों भाइयों को एक तरह से साथ पिरो के रखा था, एक बंधन में बांध के। बिल्कुल, वो बंधन आज तक चला रहा। उसके बाद मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब मेरी नौकरी लगी तो एक ऐसे संस्थान में लगी जो संगीत का एक बहुत बड़ा संरक्षण संस्थान है, आकाशवाणी। तो मेरे पास उस समय बहुत सारे ऑप्शंस थे नौकरी के, एक साथ कई जगह पर मेरा सिलेक्शन हुआ। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, उसमें मैंने आकाशवाणी को चुना और उसके पीछे भी यही भाव था कि संगीत हमारा जुड़ता रहेगा। और आगे बढ़ के चलते हैं तो एक और चीज जुड़ी, वो मेरी जीवन साथी के रूप में। अच्छा। मेरी पत्नी, वो खुद एक क्लासिकल की एक बहुत स्थापित कलाकार है, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट है आकाशवाणी की और दूरदर्शन की, और देश विदेश में उनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ा सम्मान से उनको बुलाया जाता है। तो वो एक चीज और जुड़ गई, तो जिसकी वजह से संगीत अब एक यूं कह लीजिए कि वो हमारे घर में बिल्कुल पूरी तरह से व्याप्त हुआ। बच्चों ने भी सीखा, तो अब कई पीढ़ियां हमारी अब जो है संगीत में। एक प्रोग्राम भी हुआ था आकाशवाणी का जिसमें आपकी 2-3 पीढ़ियां जो थी वो दिखाई गई थी और सबने अपनी अपनी प्रस्तुति दी थी। बिल्कुल। तो वो उसमें आपके कम से कम पिछली 2 पीढ़ियों से है कि और पहले से भी है? उस वाले मंच पे 3 पीढ़ियां हमारी साथ में थी। पिताजी माताजी अब रह रहे हैं, तो हम भाई लोग थे, हमारे भाइयों के बच्चे और उनके बच्चे। अच्छा। तो इस तरह से 3 पीढ़ियां एक स्टेज पर थी और सब लोगों ने अलग अलग तरह के गाने उसमें गाए थे। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको कि एक ही परिवार के इतने लोग, यानी हमारे यहाँ इतने, मतलब उस स्टेज पर समझ लीजिए थे 19-20 तो हमारे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सोलो गाने गाए। तो एक तरह से प्रोग्राम तो वहीं हो गया था। फिर कुछ कलाकारों को हमने डुएट और कुछ को डबल गाने का हमने न्योता दिया, अन्यथा तो सबका एक एक गाने में ही हमारे प्रोग्राम का तो पूरी अवधि हो गई थी। क्योंकि अब पूरा परिवार ही इस लाइन में है और सबने ही संगीत की तरफ अपना रुझान दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स ने आपसे कहा कि नहीं, इस क्षेत्र को पकड़ के रखना है, लेकिन बंधन में बांधा भी नहीं कि आपको संगीत में ही रहना है, इससे हट के नहीं जाना है। तो मतलब हर आदमी अपनी फील्ड, मनपसंद फील्ड में भी गया और संगीत भी सीख के और संगीत की सेवा भी कर रहे हैं। तो वो, और मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप स्टेज शो भी करते होंगे आप जी। तो अभी कहाँ आप स्टेज शो कर चुके हैं? मुझे काफी जगहों से ऐसे बुलावे आए
कुछ तो छूट भी गए क्योंकि मेरे साथ में जिम्मेदारियां ज़्यादा है, लेकिन यदि मैं याद करूं तो बॉम्बे का मैं शो याद करता हूं, बॉम्बे। इसके अलावा सूरत की एक बड़ी संस्था है जो मोहम्मद रफ़ी साहब के ही गानों को का प्रोग्राम करती है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एक सोलो प्रोग्राम था वो। इंदौर में मैंने अनेक प्रोग्राम किए हैं, सोलो प्रोग्राम भी किए हैं। बड़ौदा में प्रोग्राम करने गया हूँ, ओरछा भी प्रोग्राम करके आया हूँ मैं। इस तरह से अनेक जगहों पर मुझे ऐसे अवसर मिले हैं जहाँ जहाँ से मुझे बुलावा आता है। मैं कोशिश करता हूँ, कई बार नहीं भी जा पाता हूँ जिम्मेदारियों की वजह से, हाँ। लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहती है। अब जैसे संगीत है, अब लोगों को क्या है, कहीं कहीं कभी कभी ये होता है कि परिवार का अलग फील्ड होती है, सामने वाले की फील्ड अलग होती है, तो परिवार में क्लेश भी होने लगते हैं कि फील्ड को लेके। तो लेकिन आपके यहाँ तो सभी संगीत से जुड़े हुए हैं, आपकी जीवन संगिनी भी शास्त्रीय संगीत वो भी से जुड़ी हुई हैं, और इतने बड़े प्रोग्राम और आकाशवाणी में भी मतलब पूरा वो है, तो आपको तो परिवार की तरफ से कभी दिक्कत आई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमारे परिवार को बांधने में बहुत बहुत मदद करता है संगीत। हमारे परिवार में जब हम सब लोग मिलते हैं तो हमारा अधिकतर समय संगीत में बीतता है। अच्छा। तो एक बहुत अच्छा माहौल एक खुशनुमा माहौल रहता है। सब लोग एक दूसरे को देखते, भाई तुमने कौन सा गाना तैयार किया, कौन सा तुम गा रहे हो आजकल, तुम क्या कर रहे हो। तो ये एक जो अधिकतर ग्रुप सॉन्ग्स हम लोग गाते हैं, तो एक जिसको बोलते हैं कि यूनिटी भी बनती है। तो जो आमतौर पे कई परिवारों में देखने को मिलता है कि जब समय बिताना होता है तो फिर वो एक दूसरे की बुराई करने में या कई तरह की ऐसी बातें होती है जो कि अप्रिय होती हैं। हमारे यहाँ पे वो सब कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ सब भाई लोग मिलते हैं, बच्चे लोग मिलते हैं, तो गाने बजाने का ही माहौल रहता है। हमारी रातें निकल जाती है और गाना बजाना चलता रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये मतलब संगीत एक थेरेपी के रूप में भी काम करता है, बल्कि संगीत हमारे परिवार को जोड़े रखने के लिए काम करता है। संगीत का थेरेपी के से याद आया कि संगीत, मैंने सुना है कि संगीत से कुछ बीमारियों का इलाज भी हो जाता है, कुछ लोग करते भी हैं कि किस बीमारी में किस मतलब कितनी आवाज का, कितनी तेज आवाज, कितना कम आवाज, कौन सा संगीत, कौन सा गीत काम आएगा, तो इस तरह से कुछ थेरेपी भी की जाती है। तो ये सच्चाई है इसमें? आपने बिल्कुल सही कहा। म्यूजिक को एक थेरेपी के रूप में भी यूज किया जा रहा है। इसके विशेषज्ञ होते हैं जो ये तय करते हैं कि इस पर्टिकुलर राग को गाने से ये वाले ज्यादा असर होते हैं। जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में भी आप देखिए कि रागों के समय निर्धारित है, तो वो तो एक बहुत व्यापक तरीके से या मोटे तौर पर कहा जाता है। और आप महसूस करेंगे भी, जब तोड़ी सुनाई देता है तो हमें अपने आप सुबह का एहसास होने लगता है, या मालकौंस गा रहे हैं तो हमें रात का एहसास। उन स्वरों में एक ऐसा उनके जो उनका विन्यास होता है, स्वर विन्यास, वो उस स्वर विन्यास में ये ताकत होती है कि वो एक पर्टिकुलर समय के को आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। त्योहारों को लेकर आप उसी माहौल में पहुंच जाते हैं। यदि फाग गाया जा रहा है तो वो जो राग है, खमाज गाया जा रहा है तो इससे ही असर होगा, पहाड़ी गाया जा रहा है तो इससे ही असर होगा। जब रागों में ये ताकत है तो निश्चित तौर पे वो शरीर पे ही असर करता है ना, मन और सब जुड़े हुए होते हैं। तो इसका फिर, हालांकि ये लोग विशेषज्ञ लोग करते हैं, मैं तो इसमें योग्य नहीं हुई बात कहने के लिए कि ये कितना असरकारक है और क्या करने से होता है, ये तो विशेषज्ञ जानते हैं। लेकिन हाँ, जो हम जानते हैं वो ये है। और एक मैं व्यक्तिगत अनुभव यदि मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि संगीत असर तो करता है। जैसे मैं यहाँ पर, चूंकि मैं यहाँ मध्य प्रदेश आकाशवाणी में हूँ और मध्य प्रदेश के 14 स्टेशनों का काम देख रहा हूँ, और मुझे जिम्मेदारी होती है, कई तरह के तनाव होते हैं, कई तरह की महत्वपूर्ण चीजें होती है। तो जब मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, तनाव की स्थिति में जाता हूँ, तो और मेरे घर में, चूंकि मैंने बताया मेरी वाइफ सिंगर है, बेटा मेरा वो भी म्यूजिक फील्ड में ही अभी बॉम्बे में है वो, तो जब गाने बजाने का माहौल घर में हो रहा होता है, जब स्वर लहरियां चल रही थी, राग सुनाई देते हैं, तो जो दिन भर की जो थकान होती है या जो तनाव होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। और एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। सब भूल करके उस रागनी में जुड़ गए, उस राग के साथ जुड़ गए। जब वो खत्म हुआ तो फिर खुद भी गाने का मन करने लगता है। बिल्कुल। तो वो समय जब उनका गाना रियाज खत्म होता है तो मैं अपना रियाज शुरू कर देता हूँ। तो एक जिसको बोलते हैं उस समय सब भूल जाते दुनिया को। तो ये जो चीज है, ये आपके कामकाज पे भी असर डालती है, आपके शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, सब पे असर डालती है। तो ये थेरेपी ही तो हुई। जिससे रियाज से बात हुई, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप आकाशवाणी में भी हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रोग्राम्स हेड हैं, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपको रियाज का टाइम मिल जाता है? आपको समय निकाल लेते हैं आप?
चाहत होती है तो वहाँ तो फिर राह निकल भी जाती है। और यह बात सत्य है कि कई बार जिम्मेदारी होती है तो कई बार नहीं भी कर पाते, लेकिन हमारा झुकाव बना रहता है। बाय द वे 2-4 दिन ऐसे निकल भी जाते जब रियाज नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि 5वें-6ठे दिन जब अवसर मिल गया और तब गाने लग गए, तो एक तरह से वो झुकाव तो वही बना हुआ है। रही बात समय की, तो देखिए जिम्मेदारी जरूर होती है, लेकिन अपने लिए समय तो देती है, सरकार भी हमें देती है कि हम ऑफिस के बाद अपना हम तय करें कि हमें, तो अब वहाँ पे कई बार चुनना पड़ता है, कई बार ऐसी जगहों पे बुलावा आता है, जाना होता है, कई बार मजबूरी होती है, कई बार हम उसको टाल देते कि नहीं हमारा रियाज का टाइम है तो यहाँ नहीं जाएंगे, चल जाएगा। तो वो प्रायोरिटीज अपनी तय करनी पड़ती है। तो हमारी प्रायोरिटी में संगीत बना हुआ है, तो यदि बना हुआ है तो फिर हम कई प्रोग्राम्स को छोड़ देते हैं और हम अपने रियाज पे ध्यान देते हैं। और जब जरूरी होता है तो जाते भी हैं, बचे हुए समय में करते हैं, आने के बाद रियाज करते हैं। तो वो समय तो निकल जाता है चाहने पे, सुबह का समय या रात का शाम का समय मिल जाता है। देखिए संगीत तो आपके यहाँ, आपके पूरे परिवार में सभी में कूट कूट कर भरा हुआ है, जैसे कहना चाहते हैं, की कृपा है। लेकिन आपको ये कब पता चला कि आपकी आवाज जो है वो मोहम्मद रफी साहब से मिली? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जिस शख्स को हम लोगों ने अभी तक अपने जीवन में एक भगवान के रूप में ही पाया है, उनके गायन को भी, मोहम्मद रफी साहब, उनके गायन को भी और साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व को भी, दोनों ने ही जबरदस्त असर किया है। तो जब कॉलेज में थे और गाने की शुरुआत की थी एक यंगस्टर के रूप में, तो उस समय सभी को सुनते थे और जब गाते थे तो गाने में हमें रफ़ी साहब के गाने अच्छे लगते थे। तो अधिकता अपने आप हो जाती, जबकि ऐसा कुछ तय करके नहीं हम आगे बढ़े थे कि हमें रफ़ी साहब को गाना या किशोर को नहीं गाना है, ऐसा हमने सोचा नहीं था। एक अपनी सहज एक जिसको बोलते चाहत हुआ करती थी, तो रफ़ी साहब के गाने ज्यादा पसंद आते थे। तो उनको सुनते रहे और सुनने के बाद में उनसे सीखने का प्रयास वो आज तक जारी है, चल रहा है सफर। हाँ, वो तो जीवन पर्यंत चलता है। जी है ना, जब जन्म लेता है व्यक्ति, जब से लेके जीवन पर्यंत तक ही, मतलब किसी भी काम को सीखना है, करना है, पढ़ना है, लिखना है, वो तो चलता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। और रियाज तो बिल्कुल जरूरी होता है, जैसे गीत संगीत के लिए, और आप करते भी हैं, समय निकालते भी इतनी व्यस्तता के बाद। और अभी तक आप कहाँ स्टेज शो कर चुके हैं? जैसे मैंने बताया, मैं बॉम्बे जब गया था तो मुझे बुलाया वहाँ पर। रफ़ी साहब को ही लेकर के लोग मुझे चाहते हैं कि मैं उनके गाने गाऊं। मेरी भी कोशिश ये रहती है। तो रफ़ी साहब के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोग्राम्स करते हैं, तो सूरत में मुझे बुलाया, बड़ौदा में गया, इसके अलावा इंदौर में कई बार मैं प्रोग्राम करके आ चुका हूँ। ओरछा में एक ओरछा महोत्सव होता है, वहाँ पर मैं रफ़ी साहब को गा करके आया। भोपाल में तो अनेक कार्यक्रम किए ही हैं मैंने। तो सफर है, ये चल रहा है। और जहाँ से बुलावा आता है हम कोशिश करते हैं कि हम लोग जरूर जाएं और अपने कला का प्रदर्शन करें। जैसा आपने बताया अभी कि आप ऑडियंस जो है वो रफ़ी साहब के गाने ही आपसे सुनना ज्यादा पसंद करती है। तो उसी से जुड़े हुए एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कभी आपका लाइव सुन रही थी और पब्लिक के बीच में बैठी हुई थी, और पब्लिक आपको मतलब बोल रही थी कि ये आवाज तो है इनकी, मिलती है काफी रफ़ी साहब से, लेकिन इनकी मुस्कुराहट भी मिलती है उनसे। तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिलता है। तो आप इतने बड़े फैन हैं उनके रफ़ी साहब के कि मतलब इससे जाहिर होता है कि आप काफी बड़े फैन हैं उनके, और उन्हीं के गीत गाते भी हैं। और मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि आप उनके जीवन की जो अच्छी बातें हैं, जो जीवन जीने का तरीका है, वो भी आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, उसको भी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्योंकि रफ़ी साहब को जितना मैं जानता, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, तो मुझे हर चीज आकर्षित करती है। उनके व्यक्तित्व की, उनके गायन की तो खैर सभी दुनिया दीवाने हैं, मैं उनके व्यक्तित्व का भी दीवाना रहा। कई अनेक ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आपने भी सुने होंगे, और मैं भी यथा कथा सुनता रहता हूँ कि वो एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और खासतौर से मुंबई जैसी जगह में और ग्लैमर की दुनिया में रह करके अपने आप को संत बनाए रखना ज्यादा कठिन काम है। तो वो तमाम तरह की दुनियादारी से दूर होकर के सिर्फ विशुद्ध रूप से संगीत की सेवा उन्होंने की और करते रहे, और पूरा जीवन उन्होंने उसमें बिताया। तो एक आदर्श व्यक्तित्व इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। तो हम तो थोड़ा सा भी हासिल करते हैं तो दम्भ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, धन कमाने की लालसा आ जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा कमाने की इच्छा प्रबल होने लगेगी। इन सब से दूर एक संत व्यक्ति
जो ना पैसों की चिंता कर रहा है, देने में भी कभी पीछे नहीं हटता। कितने लोगों को उन्होंने कितना उन्होंने दान किया उस टाइम पे। हमने ये तक सुना है कि उनके जेब में जितना होता था ये नहीं सोचते थे कि कल हमें जरूरत है इसकी, और वो पूरा दे देते। कोई अहंकार नहीं था कि मैं सिर्फ बड़े प्रोड्यूसर के साथ में, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ही गाऊंगा, या मैं सिर्फ हीरो पे ही गाऊंगा। आप देखिए उनके सारे गाने विलेन पे भी फरमाए जा रहे हैं, जो साइड हीरो होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, उनके लिए भी गा रहे हैं। वो पैसे को लेके भी कभी किसी तरह वो नहीं हुआ। जो भी कोई नए, कई सुनते हैं कि कई किस्से ऐसे कि नए प्रोड्यूसर्स भी या म्यूजिक डायरेक्टर पहुंच जाते थे और माफी मांगते थे कि सर हम आपको फीस नहीं दे सकते, लेकिन हम कोशिश करना। तो हाँ कोई बात नहीं, मैं आपकी फीस में गाऊंगा। हाँ। और वो बिल्कुल संत तरीके से वो गाया करते। इसीलिए आज आप देखिए कि संख्या भी कितनी है उनकी गाने की, वैरायटी कितनी है। वैरायटी भी है और उनके आज फैंस भी कितने हैं, और बहुत मतलब इतने उनके फैंस, ऐसे फैंस हैं जिनके अपन सोच भी नहीं सकते कि मतलब तो इस स्तर तक फैंस हो सकता है। तो ये सब चीजें बहुत आकर्षित करती है कि ऐसी मतलब संत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस जगह रह करके संत होना बड़ी बात है, उस क्षेत्र में रह करके संत होना बड़ी बात है। तो वाकई में वो एक अच्छे इंसान थे। तो यदि हम थोड़ा सा भी उनके जैसा बन पाए, उनकी सादगी हम ले पाए अपने जीवन में, तो हमारा तो जीवन। इतने बड़े कलाकार थे, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया, और सब इतने गीत भी गाए हजारों लाख संख्या में। तो आप हमका जैसे और भी लोगों का मानना है उनको सरकार ने किसी रत्न से, ये भारत रत्न या किसी उससे पुरस्कार से नवाजा नहीं है, तो क्या उनको ये चीज भी उनके साथ होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए हकदार तो वो रहे हैं, जो जितना उनको मिला उससे कोई कहीं ज्यादा के हकदार रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने जो हासिल किया है वो किसी भारत रत्न से कम नहीं है, या उससे बल्कि कहीं ज्यादा है। ये तो उन्होंने हासिल किया, ये हासिल किया उन्होंने, जो प्रशंसकों का प्यार पाया। और केवल वो इस जनरेशन में नहीं, आप देखिए कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनके समय के लोग उनके दीवाने थे जी, उसके बाद के जनरेशन वो दीवाने थे, और मैं तो ये कहूंगा कि अभी उनके बहुत सारे दीवाने तो आगे आने वाली जनरेशन में पैदा होने वाले हैं, क्योंकि मतलब वो भी उनके प्रशंसक बन जाएंगे। पूरे वो सब नहीं, याद उन्हीं के गाने सुनकर के उनके दीवाने होने वाले हैं, मतलब वो प्रशंसक पैदा होने वाले हैं अभी। तो वो वही तो प्रशंसक उनके रिमिक्स लाते हैं, लेकिन लोग उनको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अब ये बात जरूर है कि हाँ, यदि उन्हें और भारत रत्न या अन्य जो अन्य पुरस्कार दिए जाएं, हमें तो बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि हम तो इस चीज को बहुत बड़ी बात मानेंगे कि सरकार ने भी अपनी तरफ से किया। बिल्कुल। प्रशंसक तो अपनी जगह कर ही रहे हैं, और वो जो करना था वो तो करके चले गए। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आजकल लोग आना चाहते हैं इस फील्ड पे, गाना गाना चाहते हैं, या बहुत शौक रखते हैं, या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही चीज कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। आप अपना आदर्श खोजें। आप रफ़ी साहब जैसा बनना चाहते हैं, लता जी जैसा बनना चाहती हैं, आप यदि महिला हैं तो मन्ना डे जी जैसा बनना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, बस उनकी जीवनी ही पढ़ लीजिए। बिल्कुल। आप उनके जीवन को देख लीजिए, उनके संघर्ष को देखिए, उनके डिवोशन को देखिए, उनके त्याग को देखिए, उनकी मेहनत को देखिए, तो आपको आधा रास्ता तो वही नजर आ जाएगा। क्योंकि आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं, कम से कम वो ऐसा तो करिए। कायदे से तो आज की तारीख में आपको और ज्यादा करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ती जा रही है, लेकिन आप उतना तो करिए कम से कम। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी मोहम्मद रफी, कोई भी किशोर कुमार, कोई भी मन्ना डे रातों रात मन्ना डे, किशोर और रफी नहीं बन गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और सीखा। अब यहाँ ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग बनना तो चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते। ये चीज का कॉम्बिनेशन उल्टा हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ठीक है हम गा लेते हैं, सिंगर बन जाएंगे, फिर सीखते रहेंगे ना। ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगर नहीं है, वो सीखा नहीं है। इसलिए पहले सीखिए आप। शास्त्रीय संगीत सीखिए। शास्त्रीय संगीत सारे संगीत की माँ है, जड़ है। बिल्कुल। उसके बाद आप चाहे फिल्म संगीत गाइए, चाहे क्लासिकल गाइए, चाहे फोक गाइए, चाहे आप सूफी गाइए, गजल गाइए, कोई भी विधा में जाइए, सब जगह शास्त्रीय संगीत का ज्ञान आपको जो है वो आपको काम आएगा। रफी साहब को देख लीजिए, उन्होंने पहले अच्छे खासे क्लासिकल के सिंगर थे वो, उनके गुरुओं से उन्होंने सीखा, बिल्कुल गंडा बंद करके घंटों रियाज करा, उसके बाद वो फिल्म म्यूजिक में आए। बिल्कुल। फिल्म म्यूजिक में आप वो किसी भी तरह का गाना उनको दे दिया जाता था, और वो बहुत आसानी से उसको निभा के और गा लेते। उनकी निपुणता थी उसमें। गीत गाए तो उन्होंने भजन भी गाए। भजन में भी ऐसा भजन गाया कि लोगों के दिलों को छू गया और लगा कि बिल्कुल ये
तो आप वैसा बनिए, सीखिए, उसके बाद आप कीजिए। कंपटीशन मिलेगा आपको, संघर्ष मिलेगा आपको, तकलीफें मिलेगी, कष्ट मिलेगी, उन सब के लिए तैयार रहिए। और उसके बाद जब आपको नाम मिलेगा मेहनत के बाद, वो आपका जीवन पर्यंत फिर आपका साथ देगा, आपको आगे ही लेके जाएगा। कभी मेहनत कभी आपको पीछे नहीं लेके जाती। हमारे दर्शक आपके पसंदीदा कुछ गीत भी सुनना चाहेंगे? अरे मैं जरूर कोशिश करता हूँ अपने सभी दर्शकों के लिए। एक गीत मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत नजदीक है, रफी साहब का। अक्सर मैं पहले गीत के रूप में उसे ही गाता हूँ, तो मैं आपके सामने यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। बहुत अच्छा लगा, और आवाज भी बहुत अच्छी है। आपने बहुत समय दिया, इतने कीमती वक्त होने के बाद, आपके पास समय नहीं होने के बाद भी आपने अपना। राजेश भट्ट जी, आप जैसे संगीत तो आपका, संगीत प्रेमी तो है ही आप गाते भी हैं, स्टेज शो भी आपने किए हैं, और आप आकाशवाणी से जुड़े हुए भी हैं, और आकाशवाणी में भी आपके पास इतनी अहम पोस्ट है कि आप प्रोग्राम हेड हैं। तो और आकाशवाणी में और रेडियो में, और पहले के दौर में और अब के दौर में काफ़ी अंतर आ चुका है, काफ़ी कंपटीशन हो गया है। जैसे कि बहुत सारे चैनल्स हो, पहले दूरदर्शन था, रेडियो था, इस पे लोग बहुत फोकस किया करते थे, लेकिन अब काफ़ी चेंज आ गया, अब बहुत बदलाव आ गया, बहुत सारे चैनल हो गए हैं। तो उसके अब जो चैलेंज आपके सामने है, तो उसको कैसे आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं, या आपके दर्शकों ये अभी जुड़े हुए हैं आपसे, या फिर वो दर्शक कहीं यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, और खासतौर से इस समय में तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आकलन करें कि हम कहाँ हैं। ये जानने के लिए पहले थोड़ा सा हम पीछे भी चलते हैं। रेडियो बेसिकली मात्र एक मीडिया नहीं है। रेडियो आज की तारीख में परंपरा बन गया है, हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। एक समय था जब रेडियो ही एकमात्र ऐसा साधन था जो घरों में पहुंचा था, जिसके माध्यम से फिल्म संगीत, महत्वपूर्ण जानकारियां, अच्छे कार्यक्रम लोगों के घरों में पहुंचना शुरू हुए। सिनेमा के बाद बहुत पॉपुलर मीडिया था तो रेडियो था। बिल्कुल। तो वो हमने दौर भी देखा, उसमें रेडियो अपने चरम पर था। उस दौर में लोग कान में लगा के घूमते थे। बिल्कुल। तो वो एक ऐसा समय था कि बिल्कुल घर में रेडियो होना भी एक अपने आप में एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। दहेज में दिया जाता था, और उसको जब दिया जाता था तो वो चर्चा का विषय था कि उन्हें रेडियो मिला है। तो वो एक दौर भी था। फिर धीरे धीरे अन्य मीडिया में भी लोगों के जीवन में प्रवेश किया। दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के तमाम तरह के मीडिया आए, रेडियो में कई तरह के चैनल्स आने लगे। उसके बाद फिर कंप्यूटर के साथ जब मोबाइल आया, तो मोबाइल ने तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज ला दिया पूरे मीडिया के क्षेत्र में। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल मीडिया बन करके आया। तो अब जनता तो थी, वो डाइवर्ट हुई, उनके पास में दूसरे अच्छे ऑप्शंस आए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि परंपरा, आदमी कितना भी भटक के कहीं जाए, अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकता। और रेडियो ने वो स्थान हासिल कर लिया। बिल्कुल। विश्वसनीयता का, कल्पनाशीलता का, सुलभता का एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट रेडियो के साथ रहा कि रेडियो को लोगों की पसंद बना था। लोग इधर उधर गए, दूसरे मीडिया में गए, लेकिन लौट के वापस रेडियो को आए। तो आज की तारीख में हम कहें तो आपको रेडियो का श्रोता ये पता लगे कि रेडियो का श्रोता आपको आज की तारीख में कंधे पे रेडियो लगाने टांगे नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि अब रेडियो सेट का स्वरूप भी बदल गया। बिल्कुल। बदलती टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने भी परिवर्तन किया। अब रेडियो मोबाइल में मिलता है जी। तो हमको मोबाइल सुनता हुआ आदमी लगेगा कि शायद वो यूट्यूब सुन रहा होगा, लेकिन नहीं, वो रेडियो भी सुन रहा है। तो रेडियो सेट का फॉर्म बदल गया, लेकिन रेडियो वही रहा। इसमें जो नहीं बदला वो महत्वपूर्ण था, वो था आकाशवाणी का अपना स्वरूप। वो आज भी नहीं बदला है, और लोग पसंद करते हैं। आज भी लोग विश्वसनीयता को पसंद करते हैं, आज भी लोग सादगी को पसंद करते हैं। और रेडियो में एक बहुत खूबसूरत बात ये होती है, फिल्मी गाने आज की तारीख में हर व्यक्ति के मोबाइल में अवेलेबल है। यूट्यूब लगाया, कोई भी गाना सुन लिया। लेकिन बावजूद इसके वो रेडियो पे सुनता है, क्योंकि जो चार्म होता है,
एक सेंस ऑफ जिसको बोलते हैं कि एक जो अनजानेपन का कि अब क्या आने वाला है हमें नहीं मालूम है। हाँ, तो वो जो एक चार्म है वो रेडियो को वो जिंदा रेडियो रखता है। में मिलता हमें नहीं मालूम कि अगला गाना कौन सा आने वाला और है। हर गाना आपकी यादों से जुड़ा होता है। बिल्कुल। कोई गाना आपको बचपन में ले जाता है, हाँ। कोई आपको जवानी में लेके जाता है, हाँ। कोई दोस्तों के बीच पहुंचा देता है, हाँ। कोई सरहद पे पहुंचा देता है, तो कोई गांव की मिट्टी में जुड़ जाता है। जी, तो ये जो वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स है परिवार को जोड़ता भी है। यस, तो ये जो चीज है जी। ये सबसे बड़ी चीज है। एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रेडियो का रहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम तब भी था और आज भी बना हुआ है कि आप इसको परिवार के बीच बैठ के सुन सकते हैं। बल्कि आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा रेडियो सुनो। हाँ। और रेडियो में की गई बातों को फॉलो करो, क्योंकि रेडियो में कभी गलत नहीं बोला जाता जी। तो ये सब चीजें रेडियो को तब भी जिंदा रखे थी और आज इतनी भीड़ में भी रेडियो को अपना एक स्थान। बिल्कुल। रेडियो में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो किसानों गांव में कोई नहीं जानता, लेकिन रेडियो के माध्यम से आज भी लोकप्रिय है। रेडियो आपको एक फ्रेशनेस देता है, एक कल्पनाशीलता आपकी बढ़ाता है। जब आप गाना सुन रहे होते हैं या कोई ड्रामा सुन रहे होते हैं तो आप उस ड्रामा को इमेजिन करते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इमेजिन करता है। बिल्कुल। आपको परोसा खाना नहीं मिलता है। हाँ। आपको चीजें मिल जाती है, आप खुद बनाते हैं। हाँ। तो सब आप तैयार करना पड़ता है। तो वो जो कल्पनाशीलता जब आपकी खुलती है तो वो आपके मन मस्तिष्क को खोल करके आपको एक अवसर देती है कि आप उस चीज को, उसी सिचुएशन को आप अपने हिसाब से सोचें, समझें और फिर आप उसको एंजॉय करें। जी, बहुत सही। तो ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट है। इसलिए रेडियो ना कभी खत्म हुआ था ना कभी खत्म होगा, वो हमेशा मौजूद रहेगा। आवाज कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज है। अब ये टीवी चलाना है तो लाइट चाहिए, ये चाहिए। हाँ। नहीं है या वाईफाई चाहिए, नेटवर्क चाहिए, लेकिन रेडियो में ऐसा कुछ नहीं है। सुलभता बहुत है। रेडियो कुछ भी नहीं होगा तब भी आप रेडियो सुन सकते हैं। 2 सेल लगाए आपने, बैटरी लगाई और रेडियो आपने, और उसमें हर तरह की चीजें आज भी परोसी जा रही है। डिजास्टर के टाइम आप देखिए, यदि कोई नेचुरल कोई कैलेमिनिटी होती है, कोई भूकंप आ गया, आंधी आ गई, कोई आगजनी हो गई, कोई भी दुर्घटना हुई है, रेडियो सोसाइटी को बहुत बड़ा संबल देता है। सही इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाता है। आप भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें आप तो आप याद करेंगे कि उस समय लोगों ने रेडियो के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पहुंची। हाँ। वरना लोगों के बीच में एक बड़ा हुआ था कि हुआ क्या है। हाँ। क्या हो रहा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ से रेडियो पे सब असली बातें गई कि ये ऐसा हुआ है और क्या करना है ऐसी स्थिति में, ये हम लोगों ने तुरंत ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था। तो वो लोग तो भय और भ्रम में तो वो उसको खत्म करता है, अफवाहों को रोकता है, सही इंफॉर्मेशन देता है। चाहे उस समय की बात करें, चाहे लॉकडाउन के समय की बात कर लीजिए, हम लोगों ने अनेक चीजें ऐसे ब्रॉडकास्ट करी जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रेडियो बहुत सहजता के साथ आपके घर में पहुंचाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया अपने कीमती समय से। हम फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के साथ। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
हूँ